Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss another lecture which is with regard to basic macroeconomics part 2. इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें वन सेक्टर न्यू क्लासिकल मॉडल हमने बताया था। आज ये दूसरा लेक्चर है बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में पार्ट 2। इसमें कीनीसियन वन सेक्टर मॉडल हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो न्यू क्लासिकल वन सेक्टर मॉडल था उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन की बात की थी, यहाँ पे आउटपुट या इनकम डिटर्मिनेशन की बात है। कीनीसियन वन सेक्टर मॉडल में जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि वेदर डिमांड मैटर्स और नॉट, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से रही। आगे हमने इसको बैकग्राउंड में डिस्कस किया है, और जब ये लेक्चर हम तैयार कर रहे थे कुछ दिन पहले तो कुछ एक घटना घटित हुई, उसको भी हमने बाद में अपने लेक्चर में यहाँ पे लिया है। तो ये शेर मुंह से निकल गया, अब तो महफिलें मैं की सजा दो यारों, मैं मतलब शराब, अब तो महफिलें मैं की सजा दो यारों, सीधा चलने में बहुत तकलीफ होती है। इसका भी जो ओरिजिन है, जो कारण है वो बताएंगे, क्योंकि वो डिमांड से रिलेटेड है, वेदर डिमांड मैटर्स और नॉट, जो बात हमने ऊपर लिखी। तो आइए पहले इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कीनीसियन वन सेक्टर मॉडल के, और वो बैकग्राउंड हमने यहाँ डिस्कस किया है। क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें एक बात ये मानी जाती थी कि देयर कैन नॉट बी जनरल ओवर प्रोडक्शन ड्यू टू जनरल डेफिशिएंसी इन डिमांड। ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पे वो बेस करती थी कि जनरल ओवर प्रोडक्शन इकोनॉमी में नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेफिशिएंसी या लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, कि जनरल डेफिशिएंसी डिमांड की वजह से जनरल ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि क्लासिकल्स ये मानते थे कि लॉन्ग रन में ये बिल्कुल संभव नहीं है। शॉर्ट रन में ये जरूर हो सकता है, यहाँ लिखा पार्शियल ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स इज पॉसिबल, कि कुछ वस्तुओं का ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन वो भी इक्विलिब्रियम की तरफ जल्दी से चले जाएंगे थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस एडजस्टमेंट होगा कमोडिटीज़ का, और उससे पार्शियल ओवर प्रोडक्शन भी रेक्टिफाइड हो जाएगा, सही हो जाएगा। और क्लासिकल्स ये भी मानते थे कि इफेक्टिव डिमांड इज नॉट द कॉज ऑफ रिजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, कि रिजेशन का जो कारण है वो या अनएम्प्लॉयमेंट का जो कारण है वो इफेक्टिव डिमांड की डेफिशिएंसी नहीं है, उसका फेल्योर नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो शुरू में कंट्रोवर्सी में रही, कि जनरल ओवर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ जनरल डेफिशिएंसी इन डिमांड, और पार्शियल ओवर प्रोडक्शन संभव है बट इट कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू प्राइस एडजस्टमेंट, और रिजेशन या अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ इफेक्टिव। इसके बाद हमने क्या डिमांड वाकई मैटर करती हुई, कीन्स का ये मानना था कि शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड मैटर्स, यानी डिमांड जो है शॉर्ट रन में इट मैटर्स, क्योंकि लॉन्ग रन में उनका ये मानना था वी ऑल आर डेड, तो उस चीज़ का क्या जिक्र जो मुमकिन ही नहीं है। यानी लॉन्ग रन में हम लोग जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे ये जानना मुश्किल है। हम लोग शॉर्ट रन की बात करते हैं, और शॉर्ट रन में जो है डिमांड जो है वो इट प्लेज ए वेरी क्रूशल रोल। तो क्या डिमांड वाकई क्रूशल रोल प्ले करती है, ये बात हमने समझने के लिए ये शेर लिखा, क्योंकि घटना ऐसे घटित हो गई वो कि मैं शाम को घूमने जाता हूँ, यहाँ एक्वा पार्क है पास में इंदिरा नगर के, वहाँ गेट पे काफ़ी भीड़ रहती है और लोग अपना सामान बेचते हैं। तो एक दिन बहुत बड़ी कंपनी थी, नाम रियल जूस है, आपने नाम सुना होगा, वो लोग अपना प्रोडक्ट वहाँ बेचने आए थे और 2 बॉटल के साथ 1 बॉटल फ्री दे रहे थे, और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग थी, मगर कस्टमर नहीं थे वहाँ पे, ख़रीदार नहीं थे। दे ऑल्सो इंसिस्टेड मी टू बाय, लेकिन बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ आई अवॉइड टेकिंग जूस। तो मैंने उनको बोला कि मेरे लिए ख़रीदना संभव नहीं है, एंड देयर वॉज हार्डली एनी पर्सन हु वॉज विलिंग टू बाय दैट जूस, जबकि कंपनी बहुत अच्छी है, जूस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन तभी मेरी नज़र सामने एक शॉप पे पड़ी, रोड के दूसरी तरफ थी वो, रिंग रोड के पास में, और वहाँ एक दुकान पे मुझे पर्याप्त भीड़ दिखी, और
मैंने देखा कि ऊपर लिखा था उस पर वाइन शॉप, तो बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के, बगैर उसके वहाँ पर्याप्त भीड़ थी, तो भी उसे ये शेयर निकल गया कि डिमांड तो मैटर करेगी ऐसे में कि अब तो महफिलें मैं कि सजा दो यारों, क्योंकि मैं यानी शराब पीने के बाद आदमी सीधा नहीं चल सकता, सीधा चलने में बहुत तकलीफ होती है। और इसके और भी अर्थ हैं, बाकी भी आप समझ सकते हैं। तो वेदर डिमांड मैटर्स और नॉट, यहाँ पे ये लिखा यस इट मैटर्स एंड मैटर्स एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो कोई मैं की दुकानें यहाँ नहीं दिखा करती थी। अब आजकल ज़माना उल्टा थोड़ा चल रहा है, तो चीज़ें उसी हिसाब से चल रही हैं। तो ये शेर उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि अब तो महफिलें मैं की सजा दो यारों, सीधा चलने में बहुत तकलीफ होती है। अब हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि जो कीनीशियन वन सेक्टर मॉडल है, क्योंकि न्यू क्लासिकल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन की बात है, यहाँ पे आउटपुट डिटर्मिनेशन की बात है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग इंडिविजुअल प्राइसेस और आउटपुट डिटर्मिन करते हैं। यहाँ जो है जनरल प्राइस लेवल का डिस्कशन हमने पहले किया, और अब ग्रॉस आउटपुट का या टोटल आउटपुट का डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। तो कीनीशियन वन सेक्टर मॉडल इंसिस्ट दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटर्मिन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो एग्रीगेट या समग्र मांग द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब एग्रीगेट डिमांड जो है उसके ये 4 सोर्सेज यहाँ दिए में, एक हाउस होल्ड है जिसे हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिमांड कहते हैं, फर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड जनरेट करती हैं, गवर्नमेंट की कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों हैं, और नेट ऑफ एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट द्वारा जो भी नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स जो डिमांड जनरेट करता है। तो ये 4 कंपोनेंट हैं एग्रीगेट डिमांड के, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और नेट ऑफ एक्सपोर्ट। और अभी आज जो लेक्चर हम यहाँ पे ले रहे हैं उसमें केवल हाउस होल्ड और फर्म्स लिए हुए हैं, गवर्नमेंट और नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स अभी डिस्कस नहीं किया है, और बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड यहाँ तीसरा पॉइंट है, कि जो हाउस होल्ड हैं उनके 2 कंपोनेंट हैं डिमांड के, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन ए, यानी वो इनकम पे निर्धारित नहीं है, दूसरा है इंड्यूस कंजम्पशन बी वाई, जो इनकम पे डिपेंडेंट है, कि इनकम बढ़ेगी तो इंड्यूस कंजम्पशन बढ़ेगा। ये इक्वेशन लिखी हुई है C इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए ऑटोनॉमस कंजम्पशन है कि अगर इनकम ज़ीरो भी हो जाए तो कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होगा, और बी वाई इंड्यूस कंपोनेंट है, यानी इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, यहाँ पे डायग्राम भी बना है, और इंड्यूस कंजम्पशन बढ़ रहा है, ए कांस्टेंट है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ ओ ए जो है ये ए के बराबर है, और एग्जाम्पल भी मैंने लिया हुआ, ए की वैल्यू मान लीजिए 5 है, 5, बी 0.75 है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है बी, इसकी वैल्यू 0.75 है, यानी अगर 1 रुपये से इनकम बढ़ती है तो 75 पैसे से इंड्यूस कंजम्पशन बढ़ेगा। और इक्वेशन लिखिए C इक्वल टू 5 प्लस 0.75 वाई। ये वैल्यूज याद रखिएगा, हमने एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि आप आसानी से समझ लें, कोई आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट लिया प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स। प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय फर्म जो है वो इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ये आई से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे ये ऑटोनॉमस माना हुआ है हमने कि ये दिया हुआ है। और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट या इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट जो है, इट इज बेसिकली रिफ्लेक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक परचेज्ड बाय द फर्म्स, जैसे मशीनरी है, इक्विपमेंट है, प्रोडक्शन पर्पजेस के लिए जो भी इक्विपमेंट या मशीनरी खरीदी जाएगी वो इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इंटेंडेड। और ये ऑटोनॉमस कैरेक्टर का यहाँ दिखाया एक स्ट्रेट लाइन है कि इट इज इन यहाँ पे इसको हमने फिक्स माना है और ये दिया हुआ है, और ये 20 यूनिट्स के बराबर है, यहाँ वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू 20 यूनिट्स है, ए 5 है और बी 0.75 है, इसीलिए ये परफेक्टली इलास्टिक लाइन दिखाई है। अब इक्विलिब्रियम पे हम आते हैं कीनीशियन वन सेक्टर मॉडल के, कि वन सेक्टर मॉडल
का इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ प्लान्ड एक्सपेंडिचर या जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इन टर्म्स ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर C प्लस आई वो एक्चुअल आउटपुट के बराबर होगी। एक्चुअल आउटपुट Y है, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर C प्लस आई इक्वल टू Y एक्चुअल आउटपुट के बराबर है। वहीं कीनीशियन वन सेक्टर मॉडल का इक्विलिब्रियम निर्धारित होगा। अब यहाँ C की वैल्यू रखी A प्लस बी वाई प्लस आई इक्वल टू वाई। अब बी वाई को अगर हम दूसरी साइड ले जाएं तो यहाँ बचेगा y इक्वल टू ए प्लस आई इंटू 1/1 माइनस बी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो a प्लस आई इंटू 1/1 माइनस बी आ जाएगा। 1/1 माइनस बी जो है ये मल्टीप्लायर कहलाता है और ये k के बराबर है। स्मॉल k इक्वल टू 1/1 माइनस बी और b का मान दिया 0.75, तो k की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, k 4 के बराबर आएगा। A दिया 5 यूनिट, I 20 यूनिट दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। A प्लस आई 25 हो गया, तो K इंटू ए प्लस आई 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 यूनिट्स। तो अगर A और I का मान दिया है और B दिया हुआ है तो आउटपुट 100 यूनिट होगा। ये हमारे इस एग्जाम्पल में ये ध्यान रखिएगा, A 5 है, I 20 है और MPC 0.75 है, तो 100 यूनिट्स आउटपुट आ गया। अब 100 यूनिट्स अगर आउटपुट है तो कंजम्पशन कितना होगा, C इक्वल टू ए प्लस बी वाई लगा दीजिए, तो y का 100 रख दीजिए तो C इक्वल टू 80 यूनिट्स आ गया। एक बार C निकल आएगा तो आप सेविंग्स निकाल सकते हैं, क्योंकि सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। तो 100 में से 80 यूनिट कंज्यूम हो गया, 20 बचा, तो 100 माइनस 80 20 यूनिट सेविंग्स हो गई। अब यहाँ पे कीनीशियन वन सेक्टर मॉडल को हमने डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन दे रखा। ये डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले ये 45 डिग्री लाइन बनानी होगी जो लाल पेन से बनी हुई है, क्योंकि ये इसका अर्थ है इस लाइन पर इनकम और प्लान्ड एक्सपेंडिचर बराबर है। जो ब्लू लाइन है नीचे वाली पहली, वो प्लांट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है A प्लस बी वाई, और ऊपर वाली जो ब्लू लाइन है C प्लस आई है, यानी आप उसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जोड़ दीजिए जो फर्म से इन्वेस्टमेंट कर रही, तो C प्लस आई यानी जब जोड़ दिया आपने तो प्लांट एक्सपेंडिचर टोटल आपको मिल जाएगा। ऊपर वाली लाइन जो लाल लाइन है 45 डिग्री की, उसे E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। E पे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि वहां प्लांट एक्सपेंडिचर टोटल आउटपुट के बराबर है, एग्रीगेट आउटपुट के। अब कैसे बराबर है ये आप देख सकते हैं। OA जो है ये डायग्राम में स्मॉल a के बराबर है, और उसके बाद जो दूसरा ब्लू लाइन है A और इसके ऊपर जो B पॉइंट है AB जो है ये I के बराबर है। अब जो इक्विलिब्रियम आउटपुट अगर आप देखेंगे वो OY स्टार है, और इसमें हमने बताया A स्टार Y स्टार स्मॉल a के बराबर है, A स्टार B स्टार I के बराबर है, और एडिशनल इनकम जो जनरेट हुई है वो EB स्टार के बराबर है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से है। मल्टीप्लायर इफेक्ट ये यहाँ दिया है, एडिशनल आउटपुट इज ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो A प्लस आई को जोड़ने के बाद K से जब गुणा किया तो वो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसकी वजह से EB स्टार इनकम एडिशनल जनरेट हुई। और E पॉइंट पे आप देख सकते हैं जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है E पॉइंट पे वो C प्लस आई है, और प्लान्ड आउटपुट OY स्टार है, क्योंकि 45 डिग्री की लाइन है इसलिए EY स्टार और OY स्टार बराबर होंगे, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल आउटपुट बराबर होंगे E पॉइंट पे। E के अलावा वो बराबर नहीं होंगे। अब वो चीज यहां दिखाई है कि E पे तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर आप M पे हैं, मान लीजिए सपोज यू आर एट पॉइंट M, तो M पे आप लाल लाइन पे हैं और यहां पे आउटपुट ON है या MN है आउटपुट, लेकिन प्लान्ड एक्सपेंडिचर RN है,
C+I ब्लू लाइन ऊपर वाली देखिए। तो MR जो है ये अनइंटेंडेड, ये अनसोल्ड स्टॉक है आउटपुट का, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम है, डिमांड कम है, और कितनी कम है, वो MR के बराबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अनसोल्ड स्टॉक MR के बराबर है, अगर आप ध्यान से देखें। अब MR जो अनसोल्ड स्टॉक है ये एक तरह का इन्वेंट्री है, या जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर वुड बी अनइंटेंडेड बायर ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि अनइंटेंडेड बायर है इस प्रोडक्ट का, अनइंटेंडेड बायर, यानी वो इंटेंशनली नहीं लेना चाहता लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो माल बिका नहीं। और एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉजेज प्लांट इन्वेस्टमेंट टू फॉल, अगर आपका रिजर्व स्टॉक बढ़ेगा तो प्लांट इन्वेस्टमेंट कम होगा और धीरे धीरे कम होके M से आप वापिस E पॉइंट पर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए U पॉइंट पे हैं तो U पे डिमांड अधिक है C+I और आउटपुट कम है, आउटपुट VW है, डिमांड UV है। तो UW शॉर्टेज और डिमांड है, इसकी वजह से प्लांट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और आप U से वापस E की तरफ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर प्लांट एक्सपेंडिचर जो है वो एक्चुअल आउटपुट के बराबर होगा। ये बेसिक कंडीशन है उत्पादन निर्धारण की, और इसी के माध्यम से कीनेसियन वन सेक्टर मॉडल में आउटपुट डिटरमिन होता है। दूसरी बात ये, क्योंकि कीन्स ने ये कहा इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, तो उनका बेसिक उद्देश्य था शॉर्ट रन का, और उनका ये मानना था कि शॉर्ट रन में जो एक्चुअल आउटपुट है Y, वो पोटेंशियल आउटपुट से कम रहता है। पोटेंशियल आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर इफ ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड, यानी लेबर फुली एम्प्लॉयड है, जो लोग काम करना चाहते हैं वो रोजगार पा रहे हैं, जो आपके बाकी रिसोर्सेज है वो भी फुली एम्प्लॉयड है। तो जब ओवर एम्प्लॉयमेंट की हम बात नहीं कर रहे, दे आर फुली एम्प्लॉयड, यानी ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट है सबका, ऑप्टिमल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज है, कैपिटल का भी। तो जो आउटपुट लेवल आप गेन करेंगे वो पोटेंशियल आउटपुट कहलाता है, जिसे Y स्टार से इंडिकेट किया। और Y एक्चुअल आउटपुट है। कीन्स का मानना था कि शॉर्ट रन में एक्चुअल आउटपुट कैन बी लेस देन पोटेंशियल आउटपुट, और यहां लिखा पोटेंशियल आउटपुट रेफर्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऑप्टिमल यूसेज ऑफ ऑल रिसोर्सेज, व्हेन ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। लेकिन चूंकि कीन्स का मानना था Y स्टार से कम हो सकता है, और ऐसे में बेरोजगारी की स्थिति हो सकती है, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फुल एम्प्लॉयमेंट से कम हो सकता है। एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट U है, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अधिक हो सकता है एज कंपेयर टू फुल एम्प्लॉयमेंट रेट। तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट U है, U स्टार जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का ये मतलब नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऑल दोज वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क दे विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर कुछ वर्कर्स उस वेज पे काम नहीं करना चाहते तो दे आर अनएम्प्लॉयड। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो U एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। U स्टार जो है यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट रेट लिखा है, इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा इसको यहाँ समझा दें कि U स्टार का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी कुछ ना कुछ बेरोजगारी जरूर रहेगी। मान लीजिए कि एक मिनिमम बेरोजगारी 2% की है और उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मानते हैं, क्योंकि कुछ वर्कर्स एक पर्टिकुलर वेज पे काम नहीं करना चाहते, या और भी रीजंस हैं, कुछ स्ट्रक्चरल रीजंस कई बार हो सकते हैं। तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर 2% से ज़्यादा है तो U मान लीजिए 4% है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन कि देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देयर इज सम मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज सर्टेन वर्कर्स आर नॉट विलिंग टू वर्क। तो
एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यू है, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कि फुल एम्प्लॉयमेंट जब हम स्थिति कह रहे हैं तो उसका मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसका मतलब है 1% या 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो उन्होंने लिखा है कि अगर यू और यू स्टार में गैप है, यू अधिक है यू स्टार से, तो एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम रहेगा। और इसको सबसे पहले ओकन, प्रोफेसर ओकन ने इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए ओकन्स लॉ इसे कहते हैं। और यहाँ लिखा वाई स्टार माइनस वाई अपॉन वाई, यानी परसेंटेज चेंज इन एक्चुअल आउटपुट with respect to potential output equal to beta times u minus u star। बीटा की शुरू में 1960s में वैल्यू 3.2 थी, लेकिन बाद में 70s और अर्ली 80s में इसकी वैल्यू रिवाइज करके 2.3 कर दी गई। तो बीटा अगर 2.3 है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो unemployment rate corresponding to full employment level है, if actual unemployment rate exceeds 1% above the unemployment rate corresponding to full employment level, if actual यानी if u exceeds u star by 1%, then actual output would fall short of potential output by 2.3%। तब एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से 2.3% कम होगा। ये ओकन्स लॉ है, आर्थर ओकन ने इसे सबसे पहली बार दिया। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसमें पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का, कि सेविंग्स हमारी आपको याद होगा 20 यूनिट आई थी। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये कहता है कि अगर सब लोग एक for each level of income if person reduces the absolute consumption, यानी अगर लोग एब्सोल्यूट कंजम्पशन कम करके सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं फॉर ईच लेवल ऑफ इनकम। पहले ऑटोनॉमस कंजम्पशन जैसे 5 था, अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन उन्होंने कम करके 2 यूनिट कर दिया, यानी 3 यूनिट सेविंग्स बढ़ा दी करस्पॉन्डिंग टू ईच लेवल ऑफ इनकम। तो अगर लोग सेविंग्स बढ़ाते हैं करस्पॉन्डिंग टू ईच लेवल ऑफ इनकम, तो इसका मतलब ये नहीं कि इक्विलिब्रियम सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी, इक्विलिब्रियम सेविंग्स वुड रिमेन अनचेंज। तो ये जो पैराडॉक्स है कि इक्विलिब्रियम सेविंग्स रिमेन अनचेंज डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीपल आर सेविंग मोर एट ईच लेवल ऑफ इनकम, इसको हम पैराडॉक्स कहते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट मतलब बचत करना, कंजूसी करना। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि मान लीजिए कि जो हाउस होल्ड हैं उन्होंने अपना ऑटोनॉमस कंजम्पशन कम कर दिया है, 5 से 2 यूनिट कर दिया है, यानी दे आर नाउ इंक्रीजिंग 3 यूनिट्स ऑफ एडिशनल सेविंग्स फॉर ईच लेवल ऑफ इनकम। तब y कितना हो जाएगा? पहले y जो था 5 + 20 × 4 100 यूनिट था। अब a चूंकि 2 रह गया, a + i, तो 2 + 20 22, 22 चौक 88, 88 हो गया y। अब इक्विलिब्रियम इनकम 88 हो गई। अब कंजम्पशन कितना रह गया? y की वैल्यू रख दें, c = a + by, 2 + 0.75 × 88। इसको सॉल्व करेंगे तो कंजम्पशन की वैल्यू 68 आएगी है। अब इनकम आपकी 88 है, कंजम्पशन 68 है, आपकी सेविंग्स y - c 20 यूनिट्स हुई। फिर तो इक्विलिब्रियम सेविंग्स रिमेन अनचेंज। तो ये जो पैराडॉक्स है कि इवन इफ पीपल आर विलिंग टू सेव मोर एट ईच लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम सेविंग्स वुड रिमेन अनचेंज। और वो चीज़ यहाँ दिखाई गई कि इक्विलिब्रियम सेविंग्स रिमेन अनचेंज एट 20 यूनिट्स। दिस इज POT यानी पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो कीन्स वन सेक्टर मॉडल, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल से बात निकल के आती है कि पीपल आर विलिंग टू सेव मोर एट ईच लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम सेविंग्स रिमेन अनचेंज।
और दूसरा जो आर्थर ओकन ने लॉ दिया, ओकन्स लॉ, कि एक्चुअल और पोटेंशियल आउटपुट में जो कीन्स ने डिफरेंस बताया, उसको लेके जो अनएम्प्लॉयमेंट और एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट और जो अनएम्प्लॉयमेंट करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, उसके बीच में जो डिफरेंस है, उन डिफरेंस की रिलेशनशिप को आर्थर ओकन ने व्यक्त किया, और जो कोफिशिएंट उनको मिला वो 2.3 था। यानी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट अगर 1% से अधिक है तो जो एक्चुअल आउटपुट है वो पोटेंशियल आउटपुट से लगभग 2.3% कम होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हैं कीन्स वन सेक्टर मॉडल के। और इसके बाद ऑल्टरनेटिव अप्रोच है प्लांट सेविंग्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर हम बहुत बड़ा नहीं रखना चाहते। अगर आपको अच्छा लगे तो अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और थैंक्स एंड गुड विशेस फ्रॉम माय साइड। ओके, गुड बाय।